हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसमें आज के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। वो फिर आपका चाहे HSSC का एग्ज़ाम है या रेलवे का है या कोई भी और भी नेशनल करंट अफेयर्स जहाँ भी आते हैं, वो हर जगह के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA द्वारा विश्व सूर्या पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? ये बात पूछिए आपसे। जापान को, ब्राजील को, अमेरिका को या चीन को, किसको दिया गया है ये पूछा रहे। देखिएगा, इस बार जो है पहली बार ही ISA ने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने ये पुरस्कार देने का कार्यक्रम शुरू किया है और इसके अंदर जो है 3 कैटेगरी बनाई है। वो 3 कैटेगरियों के अंदर एक तो आपकी विश्व सूर्या कैटेगरी हो गई, दूसरा कल्पना चावला अवार्ड भी, दूसरा कौन सा है? कल्पना चावला अवार्ड, और तीसरी कैटेगरी बनाई है दिवाकर अवार्ड की। ये 3 कैटेगरी में दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्योंकि ISA जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसका जो है फाउंडर कंट्री भारत है और इसका हेडक्वार्टर जो है भारत के गुड़गांव के अंदर है। तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस का लेवल अपने आप ही बढ़ गया, समझ रहे हो ना। तो इसने 3 कैटेगरी में देना शुरू किया, विश्व सूर्या, कल्पना चावला और दिवाकर अवार्ड। अब इसके अंदर देखिएगा, जो विश्व सूर्या अवार्ड है इसके तहत क्या है, जो भी फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी जिसकी सबसे ज्यादा है उसके अंदर, उसके लिए कितना काम किया है, फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी में जितना ज्यादा काम किया जिस देश ने, उसके आधार पर उनको दिया गया है। तो ये जो है 2 देशों को दिया गया है। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके लिए मिला है जापान को। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए किसको मिला है? जापान को यह अवार्ड दिया गया है। और यूरोप एंड अदर रीजन जो है, यूरोप और जो बाकी का क्षेत्र बच गया, यूरोप एंड अदर रीजन्स, उसके लिए किसको मिला है ये अवार्ड? उसके लिए मिला है ये अवार्ड नीदरलैंड को। ठीक है, तो विश्व सूर्या अवार्ड जो है वो आपका जापान को मिला है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, और यूरोप और अदर क्षेत्र के लिए मिला है नीदरलैंड को। इतनी बात ध्यान रख लेंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो गया जापान, क्योंकि इसने जापान दे रखा है, नीदरलैंड है भी नहीं। ठीक है, किस देश को प्रदान किया गया? जापान। लेकिन पूरी बात क्या है वो मैंने आपको अच्छे से यहां पे बता दी। अब है कल्पना चावला अवार्ड। कल्पना चावला अवार्ड किस लिए दिया गया है? यह दिया गया है जिन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने सोलर कैपेसिटी या सोलर जो है एनर्जी के लिए बेहतर काम किया है, उनको मिला है ये आपका कल्पना चावला अवार्ड। ये 2 को मिला है, जो कौन कौन है? एक है डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर भीम सिंह जो है इनको मिला है, भीम सिंह जो कि IIT दिल्ली से, IIT दिल्ली से। और दूसरे कौन है? डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा जो है वो है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात से है डॉक्टर आयशा। इन दोनों को मिला है कल्पना चावला अवार्ड। कल्पना चावला अवार्ड किसको मिला है? इन दोनों को मिला है, आपको ध्यान रखना है, जो कि बेस्ट जो है साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग फील्ड में दिया गया है ISA के द्वारा पहली बार, वो मिला है कल्पना चावला अवार्ड डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा UAE से। उसके बाद आपका दिवाकर अवार्ड। ये दिवाकर अवार्ड जो है ये किसको मिला हुआ है? तो दिवाकर अवार्ड जो है ध्यान रखना, एक तो ये अपना इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट हरियाणा, उसको दिया गया है, और दूसरा मिला है आरुषि सोसाइटी को। दिवाकर अवार्ड 2 को मिला है, आरुषि सोसाइटी और अपना इंस्टीट्यूट हरियाणा से ये। ठीक है ना, तो इन 2 को मिला है आपका ये आपका दिवाकर अवार्ड। तो 3 कैटेगरी के अंदर जो है अवार्ड दिए गए हैं पहली बार ISA के द्वारा, जिसमें जापान और नीदरलैंड को मिला है फ्लोटिंग कैपेसिटी जो है सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा के लिए जो डेवलप किए उन्होंने, उसके लिए। कल्पना चावला डॉक्टर भीम सिंह को, और दिवाकर अवार्ड जो है वो किसको मिला है? वो मिला है आपका अपना इंस्टीट्यूट और आरुषि सोसाइटी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका जिस क्वेश्चन को जिस हिसाब से पूछा उसके अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर हो गया A यानी जापान। बाकी पूरी बात मैंने आप लोगों को बता दी। ISA जो है उसका अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बने हुए हैं? तो भारत जो है अध्यक्ष है और फ्रांस जो है इसका उपाध्यक्ष बना है। ठीक है, उपेंद्र त्रिपाठी जो है वो लीडर है अभी इसके ISA के। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर है, हरियाणा के अंदर। ओके, तो ये कुछ एक चीजें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो करेक्ट ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देशों के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? कौन सी? कानून मंत्रियों की
7वीं बैठक हुई 2020 के अंदर, उसकी मेजबानी किसने की ये आपसे पूछ रहा है। भारत, अमेरिका, ब्राजील और चीन। भारत, अमेरिका, ब्राजील और चीन। अगर आपको एससीओ के बारे में पता है तो आपको यह भी पता होगा कि इसके अंदर वर्तमान में 8 सदस्य हैं और उन 8 सदस्यों में से ब्राजील और अमेरिका तो है ही नहीं, तो कौन बच गया, भारत और चीन। तो थोड़ा इजी तो वैसे ही हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही, समझ रहे हो। तो अब बता दो आंसर क्या है, किसने की 7वें जो है कानून मंत्रियों की जो बैठक थी 7वीं एडिशन जो था उसकी किसने की है, ये आपसे पूछा गया। एससीओ आपको पता होगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है एससीओ का, एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग, और बीजिंग कहाँ है, चाइना के अंदर, चीन के अंदर है बीजिंग, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो एससीओ है इसके अंदर 8 देश है, जो 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे। इससे पहले 6 देश इसके अंदर थे, जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, किर्गिजिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब जो है, कजाकिस्तान हो गया, ये सारे के सारे कंट्रीज जो इसके फाउंडर कंट्रीज जो है 6 ऑलरेडी थे, और 2017 में जो है इंडिया और पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हुआ है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। तो ये देश है। इसकी जो 7वीं बैठक थी वो हमने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हुई है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो हमारे कानून मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। समझ पा रहे हैं आप पूरी बात को। रविशंकर प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी, भारत के अंदर हुई थी ये। तो ये आपको तमाम चीजें ध्यान रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसको मिला है बताइएगा। ऐश्वर्या श्रीधर, रजनी कुमारी, अवंतिका शर्मा और किरण देसाई। पहली भारतीय महिला फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2020 का। दैट्स इंपॉर्टेंट इन द कैटेगरी ऑफ बिहेवियरल इनवर्टिब्रेट्स कैटेगरी के अंदर मिला इसको, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, अपने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते कौन सी कैटेगरी है, कौन सा क्या है, ठीक है। वैसे बिहेवियरल इनवर्टिब्रेट्स कैटेगरी के अंदर दिया गया है इनको। जो 56वां वर्ष अवार्ड दिया गया था ये, ठीक है ना, 56वां वर्ष था इसका अवार्ड का इस बार, जो कि ऐश्वर्या श्रीधर को दिया गया। ऐश्वर्या श्रीधर जो है इंडियन फोटोग्राफर है, जिसने फोटो लिया था लाइट ऑफ पैशन टाइटल नाम से उसका फोटो था, लाइट ऑफ पैशन, लाइट ऑफ पैशन, लाइट ऑफ पैशन टाइटल के नाम से जो है उसका फोटोग्राफ था सॉरी, ठीक है। उसको मिला है आपका ऐश्वर्या श्रीधर को, उसके लिए मिला है आपका जो ये अवार्ड है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप। ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है आपका लंदन के अंदर, वहाँ अनाउंस किए गए थे अभी 2020 के अंदर। तो ऐश्वर्या श्रीधर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके लिए, लाइट ऑफ पैशन टाइटल नाम से जो फोटो थी उनकी, उसके लिए मिला है। ओके, तो 56वां वर्ष था उस अवार्ड को देते हुए अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 56वें वर्ष में ऐश्वर्या श्रीधर को, पहली भारतीय और यंगेस्ट जो है महिला है, 23 वर्षीय लड़की है ऐश्वर्या श्रीधर, इनको मिला है। तो ये ध्यान रखना, ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, चीन और नेपाल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई घोषित की है। किसकी, माउंट एवरेस्ट की। बताइए इसकी ऊंचाई, नई ऊंचाई कितनी है, नई ऊंचाई अभी कितनी हो गई है माउंट एवरेस्ट की, ये पूछ रहा है आपसे। 8088.15, 8818.81, 8848.46 या 8848.86 मीटर, कितना हो गया ये बताना आपने, बता दीजिएगा। किस किस ने की है, चीन और नेपाल ने। इससे पहले 1954 में मैप सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी, मैप सर्वे ऑफ इंडिया इसने की थी, इसने बताई 8048 मीटर, ठीक है। लेकिन आपको पता है हिमालय जो है एक फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक आपकी यूरेशियन प्लेट, जो यूरोप और एशिया की प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के टकराने से हुआ है। और आज भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ जो है फोर्स लगा रही है, जिसके कारण जो है हिमालय की ऊंचाई आज भी कुछ ना कुछ बढ़ रही है। तो इन लोगों ने जो है, चीन और नेपाल ने अभी बताया है कि तो हाइट कितनी बढ़ गई है इसकी, तो उनके अनुसार जो है आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट होगी अभी 8000 कितना, 8848.46 मीटर, ये हो गया इसका 8848.46 मीटर हो गया है। अभी हाइट जो है इन्होंने बढ़ा दिया इतना,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि 8,848.46 मीटर जो है उनके अकॉर्डिंग अभी इसकी हाइट बढ़ गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। इसके बाद जो 1954 में इससे पहले किसने किया था, इंडिया ने किया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कितना था, उसके अकॉर्डिंग 8,048 मीटर ही था। तो 8,848 मीटर इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अभी 8,848.46 मीटर बताया इन्होंने, क्लियर है ये चीज। तो डी। नेपाल के अंदर जो है इसको क्या बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी तो कौन सी है, K2। K2 जो है काराकोरम श्रेणी के अंदर है भारत में, ट्रांस हिमालय के अंदर, वहां पर जो है उसकी जो है वो आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, कंचनजंगा है, जो कि आपकी कहां पर है, सिक्किम के अंदर है, 8598 मीटर ऊंचाई के साथ। ओके, तो ये कुछ एक चीजें और ध्यान में रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुआ है, बताना है आपको क्वेश्चन। यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुआ है, ये बताना है। विशाल वी वर्मा, राजीव निगम, इनमें से कोई नहीं, राहुल त्रिपाठी। क्या इसका करेक्ट आंसर है, बताइएगा फटाफट से, फटाफट से बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। विशाल वी वर्मा या फिर राहुल त्रिपाठी या राजीव निगम या इनमें से कोई नहीं, ए बी सी और डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विशाल वी वर्मा। विशाल वी वर्मा जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका सही हो जाएगा ए जवाब। एक चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर जो है ये करेक्ट नहीं है एक्चुअल में, ये 8,848.86 मीटर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 8,848.86 मीटर, आई वॉज इन डाउट, 86 आएगा इधर, 46 नहीं आएगा, ठीक है ना। ये 0.86 लिखना है, क्लियर है। तो ये तब डी हो जाएगा। अब लो इसमें, भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुआ है, विशाल वी वर्मा, राहुल त्रिपाठी। तो ये विशाल वी वर्मा है, जो कि अभी यूनेस्को के अंदर जो इंडिया का स्थायी प्रतिनिधि मंडल है उसकी प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले जावेद अशरफ कर रहे थे, उनका स्थान जो है लेंगे। अभी यूनेस्को आपको पता ही है, यूनेस्को बार बार हमारे सामने आती रहती है, यूनेस्को के बारे में हम लोग बार बार डिस्कस करते भी रहते हैं वैसे भी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की विंग है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसने जो है भारत के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी को घोषित किया है, 2 को अभी मध्य प्रदेश के अंदर, ग्वालियर और ओरछा। 2020 के अंदर ग्वालियर और ओरछा को जो है भारत में इसने घोषित क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो कि आपको ध्यान रखना ही रखना है। इससे पहले जयपुर को जो है, पिंक सिटी जो जयपुर है, उसको 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया था। बहुत क्वेश्चन उसके बार बार पूछे गए थे, तो इसके भी पूछे जाने की संभावना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूनेस्को के अंदर जो है विशाल वी वर्मा जो है अगले स्थायी प्रतिनिधि मंडल जो है हमारा यूनेस्को के लिए, भारत का उसके स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये एक करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताना ये है आपको। शशि थरूर है, रीना मल्होत्रा है, या संगीता सरदेसाई है, या चेतन भगत है, ए बी सी और डी। क्या इसका करेक्ट आंसर है, बताइएगा। बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, शशि थरूर, रीना मल्होत्रा, संगीता सरदेसाई या चेतन भगत, क्या सही जवाब है, बताइएगा फटाफट से। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स जो है ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसने उन्होंने नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ है, पेट्रियोट्स क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, आज के वक्त में क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने अपनी पुस्तक एक पहले और भी लिखी थी, वाई आई एम हिंदू। तो कुछ एक जो है उस तरह का भी इसके अंदर दिखने को मिल रहा है, राइट। तो शशि थरूर की है, और शशि थरूर जो है भारत के अंदर एक जानी मानी हस्ती है, उनके द्वारा कोई काम किया गया है तो वाकई जो है इंग्लिश के अंदर बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। इंग्लिश के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है उनकी, इसके लिए जाने जाते हैं शशि थरूर वैसे, ठीक है। सो शशि थरूर ने लिखी है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, ओके। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर। जिंक स्मेल्टर क्या होता है, यानी जिंक जो पाया जाता है हमें मिनरल्स के तौर पर, उसमें से जो और जिंक है, प्योर जो जिंक है उसको अलग करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है।
तो वो स्मेल्टर लगाया गया है, बहुत बड़ा स्मेल्टर लगाया है जिसकी कैपेसिटी 300 किलो टन पर साल कैपेसिटी है इसकी। कितनी कैपेसिटी है? 300 किलो टन जो है पर ईयर उत्पादन क्षमता है इसकी, ठीक है ना, जो हम लोगों ने ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर लगाया है। तो ये पूछ रहा है ये आपने कहाँ पे लगाया है? भारत के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उसके द्वारा जो है स्थापित किया जाएगा, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 करोड़ रुपए जो है, 5 से 10 हजार करोड़ रुपए, ठीक है ना, 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। बट नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये नहीं पूछा कितना करोड़ का खर्चा आया। एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर पूछने वाली बात क्या है क्या नहीं है, ये चीज तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अननेसेसरली बर्डन नहीं क्रिएट करना है दिमाग में, ठीक है ना। क्यों, क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। अननेसेसरली चीजें अपने दिमाग में नहीं भरनी है, इतनी ना तो जगह है और इतनी ना ही पॉसिबल है। तो जो काम वाली बात है उनको बार बार रिवीजन भी करना है और उनको ही भरना है उसके अंदर, ठीक है ना। सो 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए का लागत से, ये बात फालतू की है जो मैं फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को, राइट। सो 5,000 से 10,000 करोड़ का लागत, लेकिन 2022 तक ये चालू हो जाएगा। ये बात पूछी जा सकती है कब तक जो है चालू हो जाएगा, कब तक वर्किंग जो है कंडीशन में आएगा, तो 2022 तक आएगा। तो 300 किलो टन पर की जो है इसकी कैपेसिटी के साथ ये ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर जो है लगाया जा रहा है गुजरात के अंदर, गुजरात के तापी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात जो है उसके अंदर लगाया जा रहा है ये, तो गुजरात इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जिंक जो है कहां पर होता है? सर्वाधिक जस्ता जो है राजस्थान में होता है। राजस्थान में उदयपुर की जावर माइन जो है वो जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, उसको जिंक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो जावर माइन है, जस्ते की खान जो है राजस्थान के उदयपुर में, उसे जिंक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत जो है वहां पर आपके नॉन फेरस मिनरल पाए जाते हैं, जो कि अलोह धातु पाई जाती है वहां पर, चाहे आपका तांबा है, चाहे आपका जस्ता है, सीसा है, लेड हो गया, संगमरमर हो गया, ये तमाम इस प्रकार की धातुएं अरावली में पाई जाती है। और अरावली का ज्यादातर भाग जो है वो राजस्थान में ही पड़ता है, ठीक है ना। तो राजस्थान में तांबा भी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, खेतड़ी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसके अलावा जिंक के लिए जो है, आपकी जस्ते के लिए जो है वो आपकी माइन है जावर माइन, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध माइन है। तो राजस्थान जो है वो जिंक के मामले में सबसे टॉप पे इंडिया में। लेकिन जिंक स्मेल्टर कहां पर लगाया गया है? तो वो लगाया गया है गुजरात के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर जिसकी कैपेसिटी इतनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? देखिएगा, ये सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है, ये कार्यक्रम चल रहा है कई दिनों से, जो कि सेंट्रल बैंक कम्युनिटी के द्वारा दिया जा रहा है। 2014 से देना शुरू कर रखा है, ये 2014 से जो है ऐसा हो रहा है। इस बार जो 2020 में है, इसका ये 7वां एडिशन है, 7 संस्करण है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड देने का। या और इसके अंदर एक और भी दिया जाता है, बैंक ऑफ गवर्नर ऑफ द ईयर जो है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पूछा है किसको मिला है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर जो है का अवार्ड किसको मिला है 2020 के अंदर? तो 2020 में मिला है बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना जो है अफ्रीका के अंदर घाना है, अफ्रीका के अंदर 54 देश है, उसमें से घाना भी है, उसको मिला है बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। जो सेंट्रल बैंक है घाना का, उसको मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी, उसकी स्थापना 1957 में हुई थी और अभी तक अच्छे से चल रहा है। इसको मिला सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके अलावा जो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी किसके गवर्नर है? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी ये है आपके गवर्नर, इंग्लैंड का जो बैंक है उसके गवर्नर है, इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है उसके जो है गवर्नर है ये। इनको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इनको क्या मिला है? गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको, मार्क कार्नी को। और गवर्नर ऑफ द ईयर जो है इसका अवार्ड तो हमारे देश के जो रघुराम राजन जी थे 2015 में जो है ये अवार्ड तो रघुराम राजन को भी मिला था, ठीक है ना। रघुराम राजन को भी मिला था ये अवार्ड, कौन सा? गवर्नर ऑफ द ईयर 2015 में, ठीक है ना। तो 2014 से जो है सेंट्रल बैंक कम्युनिटी के द्वारा दिया जाता है, जो अच्छा कार्य चल रहा है, जिसके अंदर जहां पर बेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इस साल का बैंक ऑफ घाना है और गवर्नर ऑफ द ईयर इस बार किसको मिला है? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कहां के है? इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष है। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या आंसर इसका करेक्ट? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, किस देश में भारतीय मूल के किसी व्यक्ति का लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश में जो है भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को
लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये जो है आपका कौन से देश के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में चले गए। जैसे अपने हर राज्य के अंदर स्पीकर है ना, हरियाणा के अंदर स्पीकर है, पंजाब के अंदर स्पीकर है, विधानसभा का अध्यक्ष है। उसी प्रकार जो है इंडिया का जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो हमारी लोकसभा है, उसका भी तो हमारा अध्यक्ष है ओम बिरला है। जैसे कि तो ओम बिरला की तरह नहीं, लेकिन किसी राज्य का। तो वहां पर जो है हमारे देश के एक व्यक्ति को ब्रिटिश कोलंबिया जो असेंबली है, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र जो है उसकी जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसका अध्यक्ष चुना गया है राज चौहान को। किसको? राज चौहान को। और राज चौहान जो है वो एक्चुअल में कहाँ के हैं? लुधियाना से है भारत में। और ये बहुत ही लंबे समय पहले चले गए थे यहाँ से कनाडा, और तब से वहीं पर रह रहे हैं, लुधियाना के रहने वाले हैं। इनको कहां से चुना गया? ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका अध्यक्ष चुना गया, कनाडा की लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। तो ये कनाडा के अंदर जो ब्रिटिश कोलंबिया असेंबली, इसके अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ब्रिटिश कोलंबिया असेंबली के अध्यक्ष है राज चौहान, जो कि इंडिया से लुधियाना के, और वो कनाडा के अंदर है। तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के फ्रेमवर्क के अनुसार। लेकिन कहां पर? कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया असेंबली के। डन। तो राज चौहान याद रखना है आपको, लुधियाना से ऐसे, ठीक है। बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटली हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है? वेरी सिंपल क्वेश्चन बट स्टिल इंपॉर्टेंट। क्या है इसका करेक्ट आंसर बताओ? राजस्थान, केरल, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला राज्य, पूरा तरह से डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं क्लासरूम्स का। तो कौन है वो? कौन सा स्टेट है? आपको पता होगा कि साक्षरता दर के अंदर सबसे ज़्यादा आगे कौन है? लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई किस राज्य में है? केरल में। वो यूं ही आगे नहीं है, वो काम भी करता है लिटरेसी के लिए आगे होने वाले। तो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बना है भारत का केरला, ठीक है। केरल के अंदर जो ऐसा हुआ है। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? केरल के आरिफ मोहम्मद जो है केरल के राज्यपाल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केरल के अंदर वेबानाड लेक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेबानाड लेक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केरल की। इसके अलावा केरल में जो है पेरियार नदी, इसके अलावा जो है पोनानी नदी जिसको भारतपुजा भी कहते हैं, पंबा नदी जो है, ये कुछ एक केरल के अंदर नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केरल जो है डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य भारत का बना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये कुछ एक आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे जिनको हमें करना था, हम लोगों ने समाप्त कर लिए हैं, ठीक है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। बाकी के आप लोग तब तक पीछे वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिएगा, और हम लोग अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।